नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना है कि इतिहास खुद को दोहराता है। आप में से, हम में से सभी लोग ये जानते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने इतिहास को दोहराते हुए देखा होगा। सुना ज़रूर है लेकिन देखा नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, वो इतिहास को दोहराने वाला ही है। 1978 में बसंत दादा पाटिल ने, ये मैं आपको एक छोटी-सी बात याद दिलाना चाहती हूँ जिससे आप ये तय कर सकें कि ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। तो 1978 में बसंत दादा पाटिल को जिस अंदाज़ में शरद पवार ने धोखा दिया था, ठीक उसी अंदाज़ में उनके सबसे बड़े भतीजे और एक दौर में उनके काफ़ी क्लोज़ रहे और राजनीति के उत्तराधिकारी समझे जाते रहने वाले अजीत पवार ने उनके कदमों के नीचे से कालीन खींच लिया। एक और बात है, जिस दिन शरद पवार ने अपने गुरु सरीखे बसंत दादा पाटिल की सरकार उलट दी थी, उससे ठीक एक दिन पहले की रात में मुख्यमंत्री निवास में पाटिल के साथ उन्होंने खाना खाया था, यानी कि डिनर किया था। और जब वो लौट रहे थे, तो लौटते वक़्त शरद पवार ने उनसे माफ़ी माँगी थी। तब बसंत दादा पाटिल को उस माफ़ी को लेकर के एक मज़ाक लग रहा था और वो उसकी गहराई को समझ नहीं पाए थे। और ये भी बहुत सच्ची बात है कि बसंत दादा पाटिल को ये दूर-दूर तक कहीं अंदेशा नहीं था कि जिस युवा मंत्री के तौर पे जिसे वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो सच बोल रहा है। और कुछ इसी तरीके से अजीत पवार की चाल को भी शरद पवार भाँप नहीं पाए। और एक बात है, बसंत दादा पाटिल ने तो उन्हें आगे बढ़ाया था, लेकिन अजीत पवार को शरद पवार ने थोड़ा पीछे खींचा हुआ था। क्योंकि हालिया में जो उन्होंने अपनी बेटी को प्रोफ़ाइल दिया, उस समय अजीत पवार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन शरद पवार को वो रात ज़रूर याद आई होगी, जिस दिन वो बसंत दादा पाटिल के साथ डिनर करके आए थे और उनके दिमाग में था कि कल वो क्या करने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि अजीत पवार अपने इस कदम के बाद राजनीति में क्या वैसा ही अपना कद बना सकेंगे, जो शरद पवार ने बसंत दादा पाटिल को धोखा देने के बाद अपना कद बनाया? सवाल ये भी है कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पर कांग्रेस से अलग होकर के शरद पवार ने जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इतना इम्पोर्टेंट दल बनाया, क्या अजीत पवार उस पर कब्ज़ा अपना बरकरार रख पाएँगे? और अगर रखते हैं, तो क्या वो उसका स्वरूप वैसा ही बना रहने देंगे? सवाल एक और भी है दोस्तों कि मराठवाड़ा और खानदेश में शरद पवार के चलते जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सियासी नींव ताकतवर बनी रही, वहाँ अब भी पार्टी की खड़ी आगे चल रही है, टिक, 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 टिक करके। तो क्या पार्टी इतनी ही ताकतवर बनी रहेगी और वैसे ही आगे बढ़ती रहेगी? दोस्तों, राजनीति बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ है और कई दिक्कतें हैं राजनीति के साथ। एक दिक्कत ये भी है कि फ्रंट फेस के जो सवाल होते हैं ना, राजनीति उससे ज़्यादा जूझती है और उन्हीं के इर्द-गिर्द अपने आप को उलझाए रहती है। उन्हीं को साथ लेकर के चलती है। लेकिन फ्लैशबैक में जो इम्पैक्ट होता है जिन सवालों का, उन्हें वो बहुत जल्दी भुला देती है। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में कितने ड्रामेटिक तरीके से चेंज हुआ। 2 जुलाई को 2 जुलाई 2023 को एनसीपी नेता अजित पवार ने पार्टी में विभाजन की स्थिति पैदा कर दी। यूँ कहिए कि दरार डाल दी और वो राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। इस कदम ने उनके चाचा शरद पवार को चौंका भी दिया। उन्होंने 24 साल पहले पार्टी की स्थापना की थी। साउथ मुंबई के राजभवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 8 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। ये भी एक इतिहास दोहराने जैसा ही काम है। दोनों घटनाओं में
समानता यहीं पर खत्म नहीं होती है। शरद पवार जिस तरह से कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं गोविंद राव आदिक और सुशील कुमार शिंदे को अपने साथ लेकर के गए थे, उसी तरीके से अजीत पवार भी दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल को साथ लेकर के गए हैं। दिलीप वलसे पाटिल और भुजबल को पवार का वफादार माना जाता रहा है। कौन नहीं जानता कि भुजबल शरद के लिए कितने इम्पोर्टेंट रहे हैं। डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजीत पवार ने यह भी कहा कि उन्होंने एनसीपी के नेता के रूप में महाराष्ट्र की सरकार को अपना सपोर्ट दिया है। अगले चुनाव में वो एनसीपी के नाम और एनसीपी के ही चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरने वाले हैं। और अजीत पवार और छगन भुजबल के साथ प्रफुल्ल पटेल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। प्रफुल्ल पटेल को कुछ दिनों पहले ही शरद पवार ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था अपनी बेटी के साथ। शरद पवार के करीबी छगन भुजबल ने देखिए क्या कहा, अब गौर कीजिए उस पे कि हमें कुछ दिन पहले ही शरद पवार साहब ने ये कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे वापस आने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो एक पॉजिटिव कदम लेते हुए हमने विकास के उद्देश्य से उनकी सरकार में शामिल होने का फैसला लिया है। और साथ में ये भी जोड़ा कि कई लोगों का कहना है कि हमारे नेताओं में से कई लोगों के खिलाफ ईडी के केस चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शपथ लेने वाले नेताओं के नाम आप देख सकते हैं। आप सभी लोग मोदी के साथ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 1984 के बाद ऐसा कोई नेता नहीं आया जिसने देश के लीडरशिप को आगे बढ़ाया हो। बीते 900 सालों को भी उन्होंने याद किया और कहा कि मोदी देश को तरक्की की ओर लेके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 लोकसभा विधानसभा चुनाव से खुद को महाराष्ट्र में आगे बढ़ने की कोशिशें कर रही है, लेकिन बाई चांस की बात है कि ऐसा चाह कर भी हो नहीं पाया। जिस राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, जिस राज्य की राजधानी में जनसंघ के आधुनिक रूप में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ, उस राज्य में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने लायक नहीं बन पाई, तो ये उसे चिंता होनी ही चाहिए थी और ये चिंता उसने की। इसीलिए उसकी मौजूदा कोशिश और अजीत पवार को साथ लेने को इस संदर्भ में भी देखा और समझा जाना चाहिए। अब सारे घोड़े खोलने के बावजूद भाजपा मराठवाड़ा में अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रही थी, जो अब उसे आसान लगेगी। मराठवाड़ा और खानदेश में अब वो अजीत पवार के बहाने अपने पैर पसार सकती है, अपनी पैठ बना सकती है। एक और फैक्टर है जिसे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल आए, उन्होंने अपने, चूंकि ये बहुत संगठित पार्टी है, तो उस कौशल के चलते उन्होंने, जो भी दल उसके साथ आया, उन्होंने उसे अपने रंग में रंग लिया। शिवसेना, नीतीश कुमार, बीजू जनता दल इसके अपवाद रहे, लेकिन अब नीतीश कुमार का जो इम्पैक्ट है, जो उनका ऑरा है, उसमें छेद हो रहे हैं। शिवसेना का हाल किसी से छिपा नहीं है और इन संदर्भों में ये मान लेना अनुचित नहीं होगा कि अजीत पवार की एनसीपी के जरिए भाजपा महाराष्ट्र के उन इलाकों में पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेगी जिन इलाकों में एनसीपी का प्रभाव रहा है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में। और जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।